Good evening, students. I welcome you all to the another interesting session of Professor Bhupesh Daryani. स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि आखिरकार हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप दिमाग में ये रखते हैं कि सर एग्जाम में आ रहा है इसलिए पढ़ना जरूरी है। नहीं बच्चों, ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है, ये अगर तुम समझ जाओ ना तो आधी जंग तुम तभी जीत जाते हो। तो चलो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताऊंगा इस टॉपिक को पढ़ना आखिरकार क्यों जरूरी है। बचपन से हमें बताया गया है कि हमारे आसपास की हर चीज मैटर है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, ये मोबाइल फोन हो, ये कैमरा हो जिसके अंदर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर ये स्टाइलस हो, कि हमारे आसपास की हर चीज जिसका मास है और वॉल्यूम है वो मैटर कहलाता है। वो मैटर कहलाता है। बट मैटर क्या सिर्फ एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करता है? आंसर है नहीं। बचपन से हमें पता है कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, द सेकंड वन इज लिक्विड, द थर्ड वन इज गैस। ओके, बट सर आप तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाते पढ़ाते ये मैटर के तीन स्टेट्स कहां से आ गए? यहीं से तो सारी कहानी की शुरुआत है बच्चों। मैटर की ये तीन स्टेट्स एक दूसरे से अलग क्यों है, ये हमें बताता है कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने रेफ्रिजरेटर खोला और उसमें से एक ठंडा ठंडा आइस क्यूब निकाला। ओके, उस ठंडे आइस क्यूब को मैंने अपने हाथ पे रख दिया और 1 घंटा वेट किया। क्या वो तब भी आइस ही रहेगा? आंसर है नहीं सर, वो पिघल जाएगा। पिघलते ही वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज लिक्विड। अब इस लिक्विड को मान लीजिए मेरे हाथ में बीकर है और उसके अंदर ये लिक्विड वाटर है। ओके, लेट मी टेक दिस वाटर इनटू दिस बीकर। इसको हमने गैस पे रख दिया। इस लिक्विड वाटर को जब मैं गैस पे रखूंगा, that's experimental setup, that's wire cage, that's tripod stand, and that's Bunsen burner over here. Now let me turn on the gas. क्या होगा? थोड़ी देर में आप देखोगे जो टेम्परेचर रेज हो जाएगा अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक थर्ड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं गैस। और वाटर गैसियस स्टेट में कहलाता है बच्चों स्टीम। तो स्टूडेंट्स, हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे, दैट वाज आइस। बट आइस के यहाँ पे हमने देखा कन्वर्शन, that first of all it was in solid state, then it got converted into liquid state, at last it had got converted into gaseous state. The question is why and how, कि ये तीनों states जब एक ही चीज से बने हैं तो ये तीनों एक दूसरे से आखिरकार अलग कैसे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी चीज के बारे में है। सबसे पहले मैं इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेट मी राइट द नेम ओवर हियर। interparticle force of attraction। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। एंड छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। एटम जब जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं मैटर। ओके, अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एटम्स जो हैं ये एक दूसरे की तरह आकर्षित होते हैं। बट सर ये आकर्षण कहलाता क्या है और कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास दो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, ये काफी दूर रखे हुए हैं। अगर मैं इन्हें पास ले आया तो हम जानते हैं एक मैग्नेट जब दूसरे के पास आएगा तो क्या होगा? दे आर सिंपली गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल वैसे जब ये एटम्स एक दूसरे के नजदीक हैं, they are having a force of attraction, okay, which they are facing, which is called as interparticle force of attraction। अगर मैं सॉलिड्स की बात करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर इस आइस क्यूब की, तो सॉलिड्स के केस में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड की, कि लिक्विड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता जरूर है, बट ये थोड़ा कम होता है। ओके, अगर मैं बात करता हूं गैस की, सो आई एम हैविंग स्टीम ओवर हियर व्हिच इज वाटर इन द गैसियस स्टेट। तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये और कम है। ओके, हम कंपैरेटिविटी पे बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लैम्बोर्गिनी कार नहीं है या फिर मारुति 800 कार नहीं है, कार दोनों है, बट कौन सी कार तेज स्पीड से भागती है, वी ऑल नो दैट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ओके, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस, तीनों के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट किस में है? सॉलिड के पार्टिकल्स में। वीकेस्ट केस में
गैस के पार्टिकल्स में। और अगर मैं बात करूं मॉडरेट केस में, तो किस में है भाई साहब? लिक्विड के पार्टिकल्स में। एग्जाम्पल के तौर पर ये रहे मेरे पास दो मैग्नेट्स जो मैंने अमेरिका से ऑर्डर किए हैं। ओके, द नियोडायमियम मैग्नेट्स व्हिच आर हैविंग द हाईएस्ट अट्रैक्शन। और इन दोनों को हमने इतनी दूर रख दिया टेबल पे, क्या होगा? फट से ये चिपक जाएंगे। क्यों सर? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका से बहुत महंगे मंगाए हैं आपने, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अब मान लो ये दो मैग्नेट हैं जो हमने इंडिया के किसी लोकल बाजार से लिए, द ब्लैक कलर मैग्नेट्स जो आपने स्पीकर्स में देखे होंगे, इन्हें हमने टेबल पे रख दिया, दे आर नॉट गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड। बट जैसे ही इनको थोड़ा पास करता हूं, अट्रैक्शन स्टार्ट्स, उनकी अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ। ये है लिक्विड का केस। अब गैसेस की बात करता हूँ, ठीक है। मान लो ये जो मैग्नेट है मैं चोर बाजार से लाया हूँ, काफी ज्यादा पुराने हैं, ओके, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, और टेबल पे हमने रख दिया, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पास रख दिया, नो अट्रैक्शन। इतना पास रखा तब जाके इन्होंने एहसान करके एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो ये है गैसेस का केस। ओके, लिक्विड्स के पार्टिकल अगर मैं बात करता हूं सॉलिड के कंपेयर में और गैस के कंपेयर में, तो लिक्विड्स के पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है। ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, इनको नाम दे देते हैं ए और बी। A is attracted towards B and B is attracted towards A, but their force of attraction is moderate in case of liquids. अगर मैं सॉलिड्स के केस में बात करूं तो सॉलिड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भैया सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये है A और ये है B, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अगर मैं बात करता हूं गैसेस के, तो ये पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जिस्ट नहीं करता है, बट बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये है केस ऑफ force of attraction in case of solid, okay, which is the highest, and in case of liquid, which is the moderate, and in case of gas, which is the lowest force of attraction. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड लिक्विड गैसेस में कैसा होता है। तो आपको सिंपली सीक्वेंस याद रखना है, सॉलिड का हाईएस्ट और गैसेस का लोएस्ट। बड़ी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी पूछा जाएगा, that you are having a solid table, you are having water in a tumbler, and you are having steam. So among these three all, what is the force of attraction? तो स्टूडेंट्स आपको इन तीनों ऑब्जेक्ट का सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना है कि इनका स्टेट क्या है। वो जो टेबल मैंने आपको बोली डेफिनेटली वो सॉलिड स्टेट में है, जो वाटर मैंने टम्बलर के अंदर बोला डेफिनेटली वो लिक्विड स्टेट में है, और जो मैंने स्टीम की बात करी डेफिनेटली वो गैसियस स्टेट में है। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर जो कहलाता है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं विच इज कॉल्ड एज इंटरपार्टिकल स्पेसिस। अब सर ये इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होता है? मैटर एटम से बना है, एटम्स के बीच में मान लो अगर स्पेस मौजूद है, तो ये एटम्स के बीच की स्पेस कहलाती है इंटरपार्टिकल स्पेसिस। ओके, फिर से हम वही एग्जांपल लेने वाले हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये रहा हमारे पास आइस विच इज इन द सॉलिड स्टेट, ये रहा हमारे पास हमारा वाटर विच इज इन द लिक्विड स्टेट, और ये रही हमारी स्टीम विच इज इन द गैसियस स्टेट। ओके, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली स्टूडेंट्स कि सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक होते हैं, तो क्या इनके बीच में स्पेस दिख रही है? आंसर है नो। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ना के बराबर होती है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड की, तो इफ यू डू रिमेंबर मैंने आपको बताया था लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है। तो क्या स्पेसेस प्रेजेंट है? आंसर है यस। मान लो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे अगर एक बीकर है और इस बीकर के अंदर दो वाटर मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ए और बी, तो क्या इन दोनों के बीच में जगह मौजूद है? आंसर है हाँ। और इन दोनों के बीच की ये जो जगह है ये कहलाती है इंटर पार्टिकल स्पेसिस। अगर मैं बात करता हूँ गैस की, तो भगवान की अच्छी खासी दया से गैस के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो स्पेसिस कैसी प्रेजेंट है? और बहुत सारी प्रेजेंट है सर। तो अगर मैं गैसेस की बात करूं तो इंटर पार्टिकल स्पेसिस हाईएस्ट है, लिक्विड्स की बात करूं तो मॉडरेट है, और अगर मैं बात करता हूं सॉलिड की तो लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसिस है। तो स्टूडेंट्स यहां हमने क्या देखा कि अगर मैं बात करता हूं इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सॉलिड्स में हाईएस्ट था, बट इंटरपार्टिकल स्पेसेस सॉलिड्स में लोवेस्ट है। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलता है हमारी पहली दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरपार्टिकल स्पेसेस। में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप यू गॉट दैट। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम होगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला ऑटोमेटिकली कम होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन। सॉलिड के केस में इंटरपार्टिकल स्पेसेस वर द लीस्ट
बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट था, पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं थी, तो स्पेस कहां से होगी? गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही स्पेस है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। आई होप यू अंडरस्टूड कि इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में क्या रिलेशन है। अब मैं तीसरे प्रॉपर्टी की बात करता हूं, विच इज कॉल्ड एज मूवमेंट। मूवमेंट इन पार्टिकल्स, कि क्या ये पार्टिकल मूव करते हैं? तो चलो तीनों स्टेट्स को फिर से लिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है, ए और बी। क्या लिक्विड के पार्टिकल्स एक ही जगह पे रहते हैं? आंसर है नहीं, वो कंटिन्यूसली जिगजैग मूव करते रहते हैं, और इस जिगजैग रैंडम मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ओके अगर मैं बात करता हूँ गैसेस की, मान लो मेरे पास एक बलून है और उसके अंदर दो गैस के मॉलिक्यूल है, ए और बी। क्या वो भी एक ही जगह पे रहते हैं? आंसर है नहीं, वो भी कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं zigzag random motion which is called as Brownian motion. It means that liquids and gases इन दोनों के पार्टिकल्स मूव करते हैं। ऐसा मैटर स्टूडेंट्स जिसके पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं वो कहलाते हैं फ्लूइड्स। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स वो मैटर होते हैं जिनके पार्टिकल्स मूव करते हैं, और गैसेस और लिक्विड्स के पार्टिकल मूव क्यों करते हैं? इसका रीजन है कि उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेसेस वो मूव कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगर सॉलिड की, लाइव एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स है यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में है, अगर मैं इसे हिलाऊं नहीं तो क्या ये मूव कर रहा है? क्या ये पिघल जाएगा? आंसर है नहीं, डेफिनेटली स्टूडेंट सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करते। यहाँ पे अगर मेरे पास एक आयरन ब्लॉक है, ओके, लोहे का बना हुआ एक ब्लॉक है जिसे मैंने अपने हाथ में रख दिया है, क्या ये लोहे का बना ब्लॉक मूव करेगा? आंसर है नहीं, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो गैसेस में हाईएस्ट होता है, उसके बाद लिक्विड्स, एंड वी आर हैविंग नेग्लिजिबल एंड सॉलिड्स। तो ये रहा उसका सीक्वेंस आपके स्क्रीन पर। सर गैसेस में हाईएस्ट क्यों? गैसेस के पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो लिक्विड्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। ओके मान लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक ऐसा ड्रग है, एक आई एम सॉरी नॉट ड्रग, एक ऐसा पॉइजन है, जस्ट इमेजिन कि ये एक विलन की पिक्चर चल रही है, और मेरे पास एक ऐसा पॉइजन है जो हवा में अगर मैंने छोड़ दिया तो हजारों लोग मर जाएंगे, और पानी में मैंने मिला दिया तो भी हजारों लोग मर जाएंगे। विलन क्या चूज करेगा? डेफिनेटली हवा। क्यों? क्योंकि वी नो दैट अगर एक छोटी सी स्प्रे बॉटल से सेंट स्प्रे किया मैंने तो पूरे रूम में फैलने में कुछ ही टाइम लगेगा, जस्ट 5 to 10 seconds। बट वहीं अगर मैंने लिक्विड में मिलाया, इट विल टेक टाइम, just because of the fact that kinetic energy of particle in state of gas is greater as compared to kinetic energy of particles in case of liquid। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो क्या ये पार्टिकल्स बिल्कुल मूव नहीं करते हैं? आइए इस पर भी बात करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो आयरन क्यूब था इसे ही फिर से एनालाइज करते हैं। ये रहा आयरन क्यूब विच इज ऑफ अ मैटर विच इज इन द सॉलिड स्टेट ओवर हियर। क्या ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं? आंसर है नहीं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। ये जो फिक्स पोजीशन है जिसपे ये पार्टिकल्स हैं, इस फिक्स पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। लेट मी राइट ओवर हियर, मीन पोजीशन। सर जब मूव नहीं कर रहे हैं तो आप ये टॉपिक आगे खींच क्यों रहे हो? मैं आपको बताता हूँ क्यों खींच रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये रहा मेरे पास मेरा फोन, और अभी ये रिकॉर्डिंग करते टाइम मैं डिस्टर्ब ना हूं इसलिए इस फोन को मैंने रखा है साइलेंट पे। तो अभी लेट्स से अगर कॉल आता है मुझे मेरे किसी फ्रेंड का, तो क्या होगा? ये फोन ऐसे उठ के आएगा, मुझे बोलेगा सर 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 कॉल आया है, या फिर अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करेगा। डेफिनेटली 100% बच्चे यही करेंगे, कहेंगे कि सर वाइब्रेट करेगा। ये फोन वाइब्रेट करता कैसे है? सर ये एक ही पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं एक ही फिक्स पोजीशन पे रहेगा। मान लो ये जो फिंगर टिप है ये फिक्स पोजीशन है, ये एक ही पोजीशन पर रहेगा, और ये मूव करेगा। जब एक ही फिक्स पोजीशन पे कोई भी ऑब्जेक्ट आगे और पीछे मूव करता है, इस आगे और पीछे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो मोशन। जब एक ही फिक्स पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं मीन पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन। ओके, तो ये फोन वाइब्रेट कर रहा है। सॉलिड के पार्टिकल्स भी एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं जिसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब मैथमेटिक्स को देखते हैं यहाँ थोड़ा, मैं तीनों एक्सिस को ड्रा कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, एक्स, वाई एंड जेड। ये जो सिंगल पार्टिकल है ये अपनी प्लेस से हट नहीं रहा है,
बट ये तीनों एक्सिस पे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। ओके, सॉलिड्स के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मोशन प्रोसेस नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों इस कॉन्सेप्ट में, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन को यूज करो, अपना डाउट वहां लिखो। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कुछ भी छूट गया हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। जस्ट वहां पे अपना डाउट टाइप करो और मुझे सेंड करो, आई एम गोइंग टू सॉल्व द डाउट फॉर यू। और अगर कोई भी डाउट हो बच्चों, तो प्लीज आस्क विदाउट एनी हेसिटेशन। एग्जाम के टाइम पे प्लीज रिग्रेट मत करना कि काश, हम्म, काश डाउट पूछ लिया होता। डोंट डू दैट। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो फिगर नॉट, क्योंकि मैं हूं ना। Welcome to my class, and I'm going to see you all in another interesting video. Till then, have a great day ahead, and I say goodbye to all of you and have a great day ahead.